बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वाटर एनालिसिस। लास्ट जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनालिसिस में क्या स्टेप्स हमने परफॉर्म करने थे। ठीक है, इसलिए सैम्पलिंग था, देन स्टोरेज था, देन जो है वो एनालिसिस था। तो अब हम उन्हीं सारी चीज़ों को अप्लाई करने जा रहे हैं कि वाटर के अगर एनालिसिस करने हैं तो हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जी। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ऑल्दो हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस किया हुआ है, आज अगेन हम थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर को फर्दर एलेबोरेट करेंगे। फिर अर्थ वाटर की क्लासिफिकेशन क्या है, कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है, इसकी कंपोजिशन क्या है, वाटर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिर वाटर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है और इसकी पोल्यूशन किस तरह से होती है, और देन जो है वो एसोसिएटेड हैजर्ड्स जो हैं वाटर के साथ वो कौन से होंगे। और लास्ट में हम 2 स्टेप्स आज पढ़ेंगे वाटर एनालिसिस के, कौन कौन से एनालिसिस और वाटर में हम सैम्पलिंग एंड स्टोरेज जो है जस्ट यहाँ तक डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग स्टेप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे। तो बेटे हाइड्रोस्फीयर जो है, अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल वाटर जितना भी दुनिया में पानी है 2 तरह का है, या तो नॉन सेलाइन है या सेलाइन है। नॉन सेलाइन वाटर या तो सॉलिड स्टेट में ग्लेशियर और आइस केप्स की फॉर्म में 75% तकरीबन इस फॉर्म में। जो ग्राउंड वाटर है जो 24% होता है, लेक्स और रिवर्स वगैरह में जो है वो 1% होता है। और हम इस 1% का 70% एग्रीकल्चर में देन यूज़ कर लेते हैं, 20% हमारी इंडस्ट्री यूज़ कर लेती है और 10% हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं। सेलाइन वाटर 97% ओशन है, जो जाहिर है डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। तो ये हमारे पास जो वाटर की ओवरऑल हायरार्की है, डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, वो ये है। हाइड्रोस्फीयर जिसको हम वाटर स्फीयर भी कह देते हैं, इज़ मोस्ट प्रीशियस कमोडिटीज़। देखिए हमारे ज़हन में शायद जो है वो डॉलर महंगा है या गोल्ड महंगी चीज़ है, तो वाटर जो है बेटे वो मोस्ट प्रीशियस कमोडिटीज़ है। हमारी लाइफ डिपेंडेंट ही वाटर पे है, विदाउट वाटर हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर इज़ अ लाइफ, मतलब हमारी ज़िंदगी है पानी, पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। आप इमेजिन करें रमज़ान शरीफ अब आ गया, आ भी रहा है, तो जब हम 10-12 घंटे 14 घंटे के बाद पानी पीते हैं और अगर पानी ना मिले तो क्या सूरत हाल होगी। या थर वाले एरियाज़ में जहाँ पे पानी नहीं है या दूर दराज है सिंध के इलाकों में पानी, तो उनसे पूछेंगे पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, पानी ज़िंदगी है। ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, हम समझते हैं कि मसला ही कोई नहीं है, हमें पानी अवेलेबल है, बस ठीक है, जैसे मर्जी यूज़ करते हैं, वेस्टेज करते हैं। इट हैज़ न्यूमरस यूजेस, मोस्ट ऑफ देम फंडामेंटल टू लाइफ एंड सोसाइटी। जितने भी इसके यूजेस हैं सारे हमारे बुनियादी इस्तेमालात हैं, यानी हमारे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। वाटर इज़ वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, विदाउट विच नो मैन और एनिमल कुड सर्वाइव। कि पीने के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ना हम जिंदा रह सकते हैं ना एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं अगर उन्हें पीने के लिए पानी ना मिले। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लाइफ की जितनी भी शक्लें हैं, एनिमल्स बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई एक्वेटिक लाइफ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ भी है, सबको पानी चाहिए, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिविंग सेल्स का ऑलमोस्ट 75% जो है वो पानी से बना हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोस्फीयर की एक्सटेंड्स 15 किलोमीटर अप एंड 5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स टू द डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये इसकी जो है वो एरिया है जो कवर्ड है कि 15 किलोमीटर अप एंड 5 किलोमीटर डाउनवर्ड जो है वो सारा, इसमें जो है वो वाटर की प्रेजेंस होती है। यूज बाय ऑल लिविंग क्रिएचर्स फॉर थर्मो रेगुलेशंस एंड कैरी मिलियंस ऑफ सेलुलर एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, इवन उनके लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो वाटर के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ की। इसलिए पहली हेडिंग ही है वाटर इज लाइफ, तो उसके डिफरेंट रोल डिस्कस किए। It also provides habitat for billions of organisms as it can readily dissolve gases like oxygen, carbon dioxide, ammonia, and various salts like nitrates and compounds of calcium and magnesium.
ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है जहाँ ऑर्गेनिजम्स लाइफ जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, बहुत सारे सॉल्ट्स को कर लेता है और कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी डिजोल्व कर लेता है। हम जब पानी पीते हैं तो हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, देखें अगर हम नहाने के लिए गर्मियों में पानी ना मिले तो सूरत हाल क्या होगी। मतलब हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम नहीं नहाएंगे तो कितना ऑकवर्ड फील होता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हाइजीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ यूटिलाइजेज इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ वाटर टू रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अस विद फूड एंड न्यूमरस कंज्यूमर गुड्स। देखें कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में पानी का जितना कि इस्तेमाल है हम सारे वेल अवेयर है। इसी तरह एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल ना हो तो क्रॉप्स ही ग्रो ना करें। इट मीन्स हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं हमें फिनिश फॉर्म में मिल रही हैं, हमें आइडिया नहीं है कि क्या क्या स्टेप्स से गो थ्रू होके मिली हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए पानी को सेंसिबली इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वॉर्स हैं कहते हैं कि वो पानी से ही जो है वो होती हैं। तो इसलिए वाटर यूजेस क्या हैं। हमारे पास जो वाटर है, हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई जो है वो है। इसके अलावा मतलब यानी घरों में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री को सप्लाई हो रहा है, इंडस्ट्री उससे डिफरेंट कमोडिटीज़ बना के हमें जो है वो दे रही है, तो वो भी इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैंने टेक्सटाइल का जिक्र किया, इरिगेशन में है तो हम जितनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनके लिए चाहिए, एक्वेटिक लाइफ को पानी सर्वाइव करने के लिए चाहिए। नेविगेशन जो है वो हमारी जितनी ये नेवी है वो सारी इसी पे पानी में ही है और पानी डिपेंडेंट है। देन पावर प्रोडक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें कि क्या होता है बेटे कि पहले पानी से स्टीम बनती है या तो स्टीम से टर्बाइंस रन हो जाती हैं, या फिर दूसरा ये होता है कि डैम बनाते हैं, डैम में पानी जब ऊपर से हाइट से गिरता है तो वो टर्बाइंस को रन करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाती है। रिक्रिएशन, स्विमिंग, मतलब हम जो है वो गर्मियाँ हैं तो जी चाहे पूल पे चले गए नहाने के लिए, ठीक है, किसी नहर में चले गए, तो ये रिक्रिएशनल भी एक जो है वो हमें एक यूज़ इसका जो है वो वाटर का हमारे लिए है। कंपोजिशन क्या है वाटर की। वाटर में बेटे आइंस हैं ड्राइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ रहे हैं। जब रेन वाटर गिरता है ना तो गिरते गिरते ज़मीन पे जब पड़ता है तो वहाँ से काफ़ी सारे आइंस अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ये कुछ आइंस दिए हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम है, क्लोराइड है, सल्फेट्स है। इसी तरह पैसेज में गैसेस भी डिसॉल्व कर लेता है। जब रेन का वाटर नीचे आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ऑक्सीजन ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके अलावा सॉल्युबल और कोलाइडल कंपाउंड्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स। मतलब जैसे जो इक्वेटिक लाइफ है, जो प्लांट मटेरियल्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन से ये सॉल्युबल और कोलाइडल कंपाउंड्स बन जाते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स, डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम सेडिमेंट्स, रॉक विथरिंग का फिनोमेना आपने बेटे पढ़ा होगा एफएससी में कि जब बारिश का पानी गिरता है चट्टान के अंदर ज़मीन पे तो वो जब सीजनल चेंजेस आती हैं तो बॉयल और कूल होके रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करता है। इस प्रोसेस को रॉक वेथरिंग का फिनोमेना कहते हैं। डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स हैं, ज़ाहिर है ये अगेन एक्वेटिक लाइफ से आ गया कि जब वो डिके कर रहे होते हैं तो वो कुछ कंपाउंड्स रिलीज़ कर देते हैं, उनसे बन जाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल आयंस जैसे लेड वगैरह है तो ये भी इसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं। ये पानी की कंपोजिशन है हमारे पास कि क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। आयंस फाउंड इन नेचुरल वाटर, कंसंट्रेशन इज नॉट फिक्स एंड चेंज डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड लोकेशन ऑफ वाटर, कि कहाँ से ले रहे हैं आप पानी, ठीक है, उस पर एरिया टू एरिया लोकेशन से ये चेंज हो जाती है, पोजिशन हर जगह फिक्स नहीं है। लेकिन जो कॉमनली आयंस जो हैं और जो कॉमन रेंजेस हैं उस बेस पे हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ये रेंजेस हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन रेंज मिलीग्राम पर लीटर में 0 to 100 की रेंज में जो केटाइंस मौजूद होते हैं पानी में वो कैल्शियम और सोडियम आइंस होते हैं, और एनाइंस क्लोराइड सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। 0 से 25 की रेंज में जो है वो मैग्नीशियम और पोटेशियम आइंस होते हैं, नाइट्रेट आइंस जो हैं, इसके अलावा एनाइंस होते हैं। 0 to 1 जो है उस रेंज में मिलीग्राम पर लीटर में वो फेरस, मैंगनीज, जिंक होते हैं और एनाइन फॉस्फेट होता है।
और 0 से 0.1 में और जो मेटल आयंस रह गए हैं वो हैं, और नाइट्राइट आ जाता है आपका। कंपोजिशन ऑफ वाटर, देखिए नेवर स्टैटिक एंड चेंज। पानी की कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर एंड क्रस्ट, एयर से गैसेस डिसॉल्व होती रहेंगी, और अगर वो फ्लो कर रहा है तो अर्थ क्रस्ट से भी तो उसमें मिनरल्स या कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट इज वाटर गेट इंटरेक्ट्स विद एटमॉस्फेयर एंड क्रस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रस्ट आ जाएंगी। और एटमॉस्फेयर का मैंने पहले बताया कि जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो अंदर गैसेस डिसॉल्व कर लेगा, जब ज़मीन पे पड़ेगा, ज़मीन पे बह के या ज़मीन के अंदर जब पेनिट्रेट कर जाता है तो वहाँ से भी मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एसिड रेन डिसॉल्व एनी आयंस व्हेन गेट इन कांटेक्ट फ्रॉम अर्थ। अब एसिड रेन आ रही है सपोज, तो वो अर्थ से जिस भी आयंस के साथ कांटेक्ट करती है नॉर्मली उनको डिसॉल्व कर लेती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रस्ट कंपोजिशन, की क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन क्या है, तो उस वाटर में वो आयंस क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व। बाय केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन वाटर बॉडीज, नेचुरल है ये भी, जैसे पीछे भी मैंने बताया था वेदरिंग का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, डिकेइंग प्लांट्स हैं, कोई एक्वेटिक लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये नेचुरल फिनोमेना है। ईजी रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डीकम्पोजिशन है, ठीक है, डिकेइंग प्लांट्स आ गए, डिकेइंग बैक्टीरियाज आ गए, वायरसेस प्रेजेंट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है। प्लांट्स प्रेजेंट इन वाटर हो सकता है, फिश एनिमल्स जो पानी में हैं उनके प्रोसेसेस की वजह से भी बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस पानी में आती रहती हैं। बाय एक्स्ट्रा मटेरियल बीइंग एडेड इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट, दिस इज आवर मेन कंसर्न। ये दो तो नेचुरल हैं, ठीक है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो रहा है ना पोल्यूटेंट की फॉर्म में, वो मेन कॉज है, वो मेन हमारे लिए प्रॉब्लम है। सो कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया चेंज हो जाती है। कंपोजिशन ऑफ वाटर, नेचुरल प्रोसेसेस दैट इफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ वाटर, वो कौन कौन से हैं? देखिए जी, विदरिंग ऑफ रॉक्स मैंने एक्सप्लेन कर दी पहले कि क्या होती है, उससे क्या होता है, इंक्रीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो उसमें आ जाते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट्स वगैरह इस तरह के सॉल्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, वॉलेटिलाइजेशन एंड एवेपोरेशन। इससे क्या होगा, जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर से क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, इससे पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इरेशन, कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर हो रही होती है, ठीक है, उससे एयर में डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एयर में से वाटर में डिसॉल्व हो रही होती हैं जब वाटर इन कांटेक्ट आता है, यानी जब रेन वाटर फॉल करता है। इक्वेटिक लाइफ, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड O2। देखिए वो अगर एनिमल बींग्स हैं तो वो CO2 प्रोड्यूस कर देंगे, अगर प्लांट्स हैं तो वो O2 प्रोड्यूस कर देंगे, और अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम भी करेंगे। कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। डेथ्स ऑफ एंड डिके ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ या उन प्लांट्स के डिके से भी क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है। सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेडिमेंटेशन क्या है कि जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे वो सेटल डाउन हो जाए। एज द रिवर प्रोग्रेसेस डाउन स्ट्रीम इट बिकम्स लेस टर्बुलेंट, जो उसमें जो है वो टर्बिडिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, उसका फ्लो रेट जो है वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कंपोजिशन ऑफ वाटर को नेचुरली चेंज करते हैं। वाटर इश्यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑन अ ग्लोबल स्केल। ओवरऑल देखें तो फिलहाल पानी की अवेलेबिलिटी इशू नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में हमें इशू फील नहीं होता, ठीक है। वाटर इज कंटिन्यूसली रिसाइकल्ड, वाटर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, बट इट मे बी अ प्रॉब्लम टू फाइंड हाई क्वालिटी फ्रेश वाटर। मसला ये नहीं कि पानी नहीं है, पानी है, अच्छी क्वालिटी का पानी लेना ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी में पोल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से, जो अच्छी क्वालिटी का फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल नहीं होने दे रहे एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जिस जगह, हर जगह प्रॉब्लम नहीं है फ्रेश वाटर का, तो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, रिक्वायर्ड प्लेस पे, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा।
टू मेंटेन इट्स क्वालिटी, तो हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी मेंटेन रखें, यानी वाटर पोल्यूशन को कवर करें. वाटर पोल्यूशन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट एक्सीड्स द सेल्फ प्यूरिफिकेशन लिमिट. सेल्फ प्यूरिफिकेशन क्या है? नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ वाटर कैपेसिटी टू ऑफ अ वाटर बॉडी, यानी वाटर की नेचुरल कैपेसिटी है कि वो अपने आप को प्योरीफाई करता है. यहाँ लिखा हुआ है फ्लोइंग वाटर इज प्योर. ये हदीस मुबारक भी है कि बहता पानी पाक होता है, यानी पानी जब तक बह रहा है वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिसाइकल कर रहा है. जो डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड सॉलिड है, जैसे जैसे वो बहता जाएगा वो पीछे रहते जाएंगे, आगे पानी में पोल्यूटेंट्स जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा उतने कम होते जाते हैं. एज वाटर फ्लोज द ऑर्गेनिक मैटर और पोल्यूटेंट्स आर कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरियाज और एक्वेटिक लाइफ. जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरियाज वगैरह क्या कर लेंगे? कंज्यूम करेंगे. दैट इज डीकम्पोज इनटू द आयंस फॉर्म फर्दर एक्सचेंज विद एटमॉस्फेयर. उनको एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज कर देंगे, या तो वो क्रस्ट के साथ ही रुक जाएंगे, क्रस्ट उसको ले लेगी, या ऑर्गेनिजम्स फर्दर उसको यूज कर लेंगे. एंड सस्पेंडेड सॉलिड स्लोली गेट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन होना शुरू हो गया. वाटर गेट रिसाइकल एज नेचर हैज गिवन वाटर दिस एबिलिटी. ये वाटर की सेल्फ क्या है? प्यूरिफिकेशन एबिलिटी है कि पानी खुद ब खुद क्या हो रहा है? प्यूरिफाई हो रहा है. सेल्फ प्यूरिफिकेशन वर्क्स अप टू अ सर्टेन लिमिट. नेचुरल फिनोमेना है तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक काम करेगा, यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उसको तो वो कवर कर जाएगा. व्हेन दिस लिमिट इज एक्सीडेड वाटर एबिलिटी टू सेल्फ प्यूरिफाई गेट एग्जॉस्टेड. अगर आप उस लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो पानी की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा पानी, उससे मतलब नहीं प्यूरिफाई होगा. वाटर सप्लाई एंड इट्स अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी एंडेड एज इन नेचर इज अ कंटिन्यूस रिसाइकल्ड, but we exhaust its natural self purification ability and becomes a problem and we know it as a water pollution. कहता है कि पानी ख़त्म नहीं होता, ये तो नेचुरल अवेलेबिलिटी है कि पानी क्या हुआ? वेपोरेट हुआ अर्थ से, देन कंडेंस हुआ ऊपर जाके, फिर रेन वाटर की फॉर्म में वापस आ गया या स्नो की फॉर्म में आ गया, तो ख़त्म तो नहीं होगा. लेकिन मसला ये है कि उसकी जो नेचुरल सेल्फ प्यूरिफिकेशन एबिलिटी है वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, और जिसकी वजह वाटर पोल्यूशन है, और इस वजह से अब हमें पानी की फिर कमी का सामना करना पड़ेगा. नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफल्वेंट्स मिलीग्राम पर लीटर में ये दिए हुए हैं, बट ये नेट से डेटा लिया गया है. ये मैंने यहाँ 16 पैरामीटर्स शो किए हैं, ये 32 पैरामीटर्स हैं जो हम देख रहे होते हैं, जिनको देखना होता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के रेफरेंस से. मतलब पहले एग्जिस्टिंग ये थे, रिवाइज 2000 में ये किए गए, तो हमारा कंसर्न इनसे है. देखिए मसलन पीएच है पानी की, तो वो कहता है कि जी अब हम कहते हैं कि 6 to 9 की रेंज में होनी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो सीवेज है, तो और जब सी में जाए तब भी. या अगर आपने सपोज पानी में सीओडी देखनी है तो वो 150 तक रिस्ट्रिक्टेड है, और जब ये हो कब रिवाइज स्टैंडर्ड ये है 150 तक. इनटू सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो 250 हम कहते हैं कि जी सीओडी 400 तक जा सकती है. इससे ऊपर अगर इन लिमिट्स को अगर हम क्रॉस करेंगे तो फिर वो पानी क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड वाटर कहलाएगा. या सीओडी देख लें, बीओडी देख लें, ठीक है, डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स पानी में मौजूद हैं, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, उनकी जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए वो ये है. अगर इतनी है तो वो पोल्यूटेड नहीं कहलाएगा वाटर. इनलैंड वाटर में अगर सीवेज में इतनी है तब भी, और अगर सी में इतनी है तब भी, इनसे एक्सीड कर जाएंगे तो फिर हम इसे क्या कह देंगे? ये वाटर अब क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया. हिस्टोरिकली वाटर पोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? ये आपको एक, अगर आप पिक्चर देखें, एक सेटलमेंट दिखाई गई है कि एक इंडस्ट्री है जो है वो कोस्टल एरिया में है, किसी रिवर के साइड पे है, किसी सी पे है. ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैव लॉन्ग बीन कंसंट्रेटेड अलॉन्ग, यानी इकट्ठे रखे जाते थे. इसमें रिवर्स आ जाती हैं, एस्टरीज आ जाती हैं. एस्टरीज क्या होती हैं बेटे? रिवर्स का तो आपको पता है. एस्टरीज वो वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे समंदर और दरिया का पानी मिलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं. इसमें जो सेलेनिटी लेवल है, मतलब जो नमकियात हैं, वो दरिया के पानी से ज़्यादा होती हैं, लेकिन समंदर के पानी से क्या होती हैं? कम होती हैं. ठीक हो गया? रिवर वाटर से ये जो है सेलेनिटी लेवल फ्रेश वाटर से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सी वाटर से क्या होगी? कम होगी. कोस्टल जोन्स हैं, ठीक है.
रीज़न क्या थी कि क्यों जो है जब इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी तो वो समंदर के किनारे ही क्यों बसाए जाते थे, दरिया के किनारे ही कोस्टल एरियाज में क्यों की जाती थी सेटअप? तो ड्यू टू प्री डोमिनेंस ऑफ वाटर बॉर्न ट्रेड, कि ट्रेड होती पानी के जरिए थी, जहाज़ के जरिए आप सामान जो है वाटर शिप्स के जरिए भेजते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, ठीक है। दूसरा ये था कि ये आइडिया नहीं था और लोग समझते थे कि ये पानी हमारे पास तो फालतू ही है, कोई नहीं, जिस चीज़ को भी डंप करना है, अगर आप पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर याद करें तो हम डंप करते थे या सॉइल में या वाटर में, कि ज़मीन भी बहुत सी हमारे पास, तब पानी भी बेतहाशा था, तो हम समंदर के पानी को तो सोचते थे कि हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो जो कुछ डंप करना है समंदर में डंप करते। ह्यूमन, अब हुआ क्या था, ह्यूमन यूज ऑफ वाटर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ वाटर। जब ह्यूमन बींग्स उस पानी के किनारे, उस समंदर के किनारे रहना शुरू हुए तो उन्होंने इसको पोल्यूट करना शुरू कर दिया, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री का पानी वो भी समंदर में फेंक दिया, घरों का डोमेस्टिक वेस्ट वो भी समंदर में या दरिया में फेंक दिया, ठीक है। और देन जो है वो इंडस्ट्री चलने से भी पोल्यूशन हुई, एसिड रेन हुई, उससे भी पोल्यूशन हुई। तो क्वालिटी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस, ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उस पानी में ऐड करने शुरू कर दिए। अब वाटर पोल्यूटेंट इज एनी, कोई भी हो सकता है, बायोलॉजिकल पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है, कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह। फिजिकल थर्मल पोल्यूशन हो सकता है कि आप क्या करते हैं कि इंडस्ट्री का गर्म पानी आपने बाहर फ्रेश वाटर में फेंक दिया तो उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा। केमिकल हो सकता है, कोई सब्सटेंसेस हो सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जैसे टैनिंग ऑफ जो है वो हाइड्स आप करते हैं, जब खाल को रंग देते हैं तो उसमें क्रोमियम आयंस जो है वो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आपने भेज दिया। या जो है वो कोई ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जैसे पेस्टिसाइड वगैरह आप स्प्रे करते हैं तो वो बैक के अगर चले गए तो वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। तो पोल्यूटेंट क्या है? एनी सब्सटेंस प्रेजेंट एट एक्सेसिव लेवल्स कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ज़्यादा मिकदार में आ जाए, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस में हो जाए और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल हो, उसे हम क्या कह देते हैं? पोल्यूटेंट। तो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन मेन तो इंडस्ट्री है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने जो कुछ बनाया है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसका जो वाटर है उसमें डाइंग के केमिकल्स होंगे, ठीक है, वो भी हैवी मेटल्स होती हैं। लेड, अगर आपकी ये लेड स्टोरेज बैटरी की इंडस्ट्री है तो लेड जाना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो उसका वेस्ट वाटर है उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। सीवरेज, ये जो घरों का हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जो सीवरेज में यूज़ हो जाता है, जो हमारी हाइजीन के लिए यूज़ होता है वो पानी, वो भी ज़ाहिर है पोल्यूटेड हो गया, लैंड ड्रेनेज से हो सकता है, ठीक है। या ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स आपने इस बटे पढ़ा भी है, एफएससी में सुना भी है कि जो ऑयल है सारी कंट्रीज़ में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑयल शिप थ्रू शिप्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। हम अक्सर जो है वो अरेबियन कंट्रीज से मंगवाते हैं, तो बाज़ वक़्त कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऑयल टैंकर जो है वो लीकेज है, या जो जहाज़ है उनका ऑयल लीक है, वो सारा कहाँ जाएगा? समंदर में। समंदर की सतह पे अब ये प्रॉब्लम क्या काज करते हैं, आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होने देंगे क्योंकि कवर कर जाएंगे लेयर को। इसके अलावा डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, मतलब मल्टीपल इश्यूज काज करते हैं, फिर ये कार्सिनोजन होते हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिविटी, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो गया, कोई आपने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, जैसे पिछले दिनों जापान में जलजिला आया तो उससे न्यूक्लियर रिएक्टर उनका जो है वो तबाह हुआ और उससे रेडिएशंस निकली। या जब अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब फेंका था तो तब ये रेडिएशंस निकली। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, या आप न्यूक्लियर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब जा सकती हैं। या न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान जैसे हमने जो है वो टेस्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट जैसे हमने वो चागी पे किए थे 1998 में। इमोटिव सब्जेक्ट, हेल्थ इफेक्ट्स एंड फ्रिक्वेंटली डिबेटेबल, मतलब ये भी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, देखिए एग्रीकल्चर में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ बेतहाशा हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी केमिकल हैं। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट में भी केमिकल होंगे। मेरीन ऑयल पोल्यूटेड फ्रॉम ऑयल टैंकर्स, वो मैंने पीछे बता दिया है। इनसे भी वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सारे भी क्या करते हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हैवी मेटल्स, ये भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि टैनिंग ऑफ हाइड्स में क्रोमियम निकलता है, लेड स्टोरेज बैटरी से लेड निकलता है। वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, अर्बन ड्रेनेज एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड, इसमें काफ़ी सारी मेटल्स हैं, वो हैवी मेटल्स स्पेशली जो हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। एसिड्स, ड्रेनेज फ्रॉम माइंस, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एसिड डेपोजिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एसिड रेन होती है।
कैन कॉज इक्वेटिक इकोसिस्टम, उसको जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देती है। इसमें एग्जांपल्स और एसिड्स की दी हुई हैं। दैन न्यूट्रिएंट्स हैं एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, यूट्रॉफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं उनकी वजह से नाइट्रेट्स में इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आल्सो। तो ये डिफरेंट सोर्सेज डिस्कस किए हैं। हैजर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या होंगे? पीपल कैन बिकम सिक फ्रॉम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, स्विमिंग इन द पोल्यूटेड वाटर। अगर वो इनको ना पिएंगे, इनमें नहाएंगे, इनसे वॉश करेंगे तो कपड़े भी इवन पोल्यूटेड जब पहनेंगे तो इफेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स हैजर्ड्स 3 तरह के हो गए, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं और केमिकल हो सकते हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन से होते हैं? 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करना है। कॉज बाय पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स जो हैं ये वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज करते हैं। कौन कौन सी हैं जी? कॉलरा, टाइफाइड, या फिर तीसरी जो है डायसेंट्री। ये तीनों जो है वो आपकी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन है उससे रिलेट करती है। टाइफाइड कॉमन पिछले दिनों में रहा भी है, बल्कि ये जो अब हमारा चल रहा है आजकल फीवर, तो ये वायरस की वजह से, वो भी वायरस की वजह से ही आया है एक्चुअली, ठीक है, फीवर का, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज हैं और इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं या फिर जो है वो लंग्स पे अटैक करते हैं। देन हेपेटाइटिस और पोलियो, ये भी वाटर में वायरस की प्रेजेंस की वजह से आता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाता है। तो ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं कि वाटर बाउंड डिजीजेस जो हैं हमें ये वाले बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कॉज कर सकती हैं। कोविड का जो केस है वो भी इसी में आ जाएगा बेटे, ठीक है, लेकिन वो वाटर बाउंड तो नहीं है, वाटर बाउंड डिजीज में तो नहीं आएगा, वो एयर डिजीज में आ जाएगा। तो है तो वो भी बेसिकली वायरल ही है। वाटर पोल्यूशन हैजर्ड्स, अब केमिकली किस तरह है? केमिकल हैजर्ड्स कॉज बाय पोल्यूटेंट्स क्या हैं? देखें, केमिकल सब्सटेंसेस जो एयर में जाएंगे, रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस जा सकते हैं। आपको बताया कि रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस के थ्रू आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, उसके थ्रू जा सकते हैं, या कोई जो है वो आपका प्लांट है, पावर प्लांट, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो उनसे रेडिएक्टिव रेज जा सकती हैं। नाइट्रेट्स ये हमारे फर्टिलाइजर से चले जाते हैं। आर्सेनिक जा सकती है, ठीक है। पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, उन वो सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। हैवी मेटल्स हमारी इंडस्ट्रीज से जा सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अगेन जो है वो हमारे फर्टिलाइजर्स से भी जा सकते हैं, या जो है वो हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उनसे भी जाके प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन के केमिकल जो हैं वो हैजर्ड्स के हैं। अब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो कोई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई स्टीरॉयड या हार्मोन हो सकता है, कोई फिनोल एल्डिहाइड हो सकता है, कोई पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है, PHS भी बोलते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हो सकती हैं, PCBs कह देते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, सरफेक्टेंट्स हो सकते हैं, ऑयल ग्रीसेस हो सकती हैं। ये वाटर पोल्यूशन के जो केमिकल हैजर्ड्स हैं उनमें जो पोल्यूटेंट्स हैं एक्चुअली उनको डिस्कस किया गया। ठीक है, अब इनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हैजर्ड्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या है? कुछ इनमें से कार्सिनोजन है, जैसे स्टाइरीन है तो कैंसर काजिंग हो जाएगा। कुछ इनमें से टॉक्सिक हैं, जैसे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो भी नुकसान देते हैं। कुछ इनमें से हैं जो म्यूटाजेनिक है, जैसे बेंजीन को पहले यूज़ करते थे लैब में, अब इसका यूज़ को अवॉइड किया गया। अगर करना भी है तो बड़ी केयर से करना है, क्योंकि ये म्यूटेशन कर देता है DNA की, जिससे जो है वो डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में उसके इफेक्ट्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। देन जो है एटोजेनिक जो है वो टेरेटोजेनिक जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल हैं। ये क्या करते हैं? ये फीटस को इफेक्ट करते हैं। जो न्यूली बॉर्न बेबी का जो फीटस जब बनता है तो बिफोर बर्थ जो फीटस होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन काज कर देते हैं, और देन जब वो बेबी दुनिया में आएगा तो उसमें क्या होगी, डिसेबिलिटी हो सकती है कोई ना कोई। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इससे हो सकते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स कौन से हैं? थर्मल पोल्यूशन की एग्जांपल मैंने पहले भी दी कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो पानी को कूलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको गर्म फॉर्म में देन रिटर्न कर देते हैं, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे इनको रिटर्न कर देते हैं वाटर बॉडीज़ को। मेन इसका जो कल्प्रेट है वो पावर स्टेशन है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। यूज स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस, ठीक है, स्टीम बनाते हैं, टर्बाइंस रन करते हैं,
टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यूज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर फॉर कंडेंसिंग स्टीम, उस स्टीम को ठंडा करने के लिए देन यूज़ कर लेते हैं। हीटेड वाटर, अब वो पानी ने स्टीम को तो ठंडा कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया, गर्म हो गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया आपने लेक्स में या एस्ट्रेज में या रिवर्स में या सीज में, और इसका क्या होता है, कहता है डेवस्ट्रेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑन लाइफ इन वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी के अंदर लाइफ है, जो फिशेज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी डेथ कॉज कर देता है या उनकी इवन डीके कॉज कर देता है। लेकिन हमारी पहली जो स्टेज है सैम्पलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर सैंपल्स जो है वो हम डिस्कस करने अब जा रहे हैं कि किस तरह से करनी है। हमने एक पूरा लेक्चर लास्ट टाइम ये इस पे किया हुआ है। देखिए जी, वाटर सैंपल कहाँ से लेना है, लेक से लेना है, रिवर से लेना है, सी से लेना है, ग्राउंड वाटर का लेना है, ड्रिंकिंग वाटर आप किसी ये वाटर प्लांट से आजकल हम पानी यूज़ करते हैं, या आपने जो है वो नेस्ले का पानी ले लिया, मतलब उसका सैंपल करना है। इंडस्ट्रियल वाटर, कंपनीज जो पानी जैसे नेस्ले दे रही है, एक्वाफिना दे रही है, ये जो पानी हमें दे रही है ये खुद पहले उसके कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहे होते हैं कि जो है वो रिक्वायर्ड लिमिट्स में सारे पैरामीटर्स ला के तो फिर हमें देते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है कि जो आपका म्यूनिसिपल घरों का यूज़ वाला पानी है, उसके एनालिसिस भी किए जा सकते हैं। देखिए जी, जब आपने सैम्पलिंग करने जाना है तो कुछ काम आपको पहले करके जाना है। डिसाइड बिफोर मूविंग, वाटर एनालिसिस आर रिक्वायर्ड। कौन से करने हैं जी, आपने किन इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी वाटर बॉटल यूज़ करनी है, और कौन सा स्टोरेज मेथड अडॉप्ट करना है। हम स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस जो लिटरेचर में मेंशन्ड हैं वो यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, आगे स्लाइड में आ भी जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एनालिसिस, कितने एनालिसिस करने हैं, 1 करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, अगर आपने कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस करने हैं या सेलेक्टिव करने हैं, जैसे वो पीछे मैंने बताया कि 32 पैरामीटर्स हैं जो आप इन्वायरमेंटल क्वालिटी पैरामीटर्स जिनको बोलते हैं, जिनमें पीएच है, बीओडी है, सीओडी है। तो अगर तो आपने 32 पैरामीटर कर रहे हैं तो फिर तो आपको जाहिर है सैंपल ज़्यादा चाहिए। यूजुअली 2 लीटर फॉर अ कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस आपको चाहिए होता है। स्मॉल वॉल्यूम है इफ़ यू वन और फ्यू एनालाइट्स आर टू बी डिटरमाइंड। अगर आपने सेलेक्टिव एनालाइट्स की डिटर्मिनेशन करनी है कि इंडस्ट्री आपको कह रही है कि ये सेलेक्टिव पैरामीटर, ये 4 डिस्कस कर दें, इन 4 को जो है वो चेक कर दें, तो देन आपने फिर थोड़ा सैंपल रिक्वायर्ड है। वॉल्यूम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एनालिसिस, ऊपर ऑलरेडी बात की है कि कितने एनालिसिस करने हैं। ऑल्सो डिपेंड ऑन मेथड ऑफ एनालिसिस, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है उस पर भी करते हैं। मसलन आपके पास पोर्टेबल टेस्ट किट्स हैं तो उनको थोड़ा सैंपल चाहिए, अगर आप मैन्युअली लेके जाके करना है तो फिर आपको ज़्यादा सैंपल चाहिए होता है। एनालाइट जो डिटरमिन करना है उसकी अमाउंट, इफ अब बाज़ का होता है कि उस सैंपल में एनालाइट जिसकी सपोज आपने मेटल आयन को डिटेक्ट करना है वो है ही बहुत थोड़ा, तो अगर आप सैंपल थोड़ा लेंगे तो वो डिटेक्टेबल रेंज में नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं, ज़्यादा सैंपल लेते हैं, उसको वेपोरेट करते हैं बाद में। अब वेपोरेट करने से ठीक है वो सैंपल का वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन कंसंट्रेट हो जाता है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड एनालाइट है वो उस रेंज में आ जाता है कि डिटेक्टेबल रेंज में आ जाए। तो उस पर भी डिपेंड करते हैं कि एनालाइट जिसको डिटरमिन करना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट कितनी है। इसके अलावा पर्पस क्या है आपके एनालिसिस, पर्पस ऑफ एनालिसिस जो है वो भी मैटर करेगा बेटे कि किस पर्पस के लिए आप एनालिसिस कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल सर्वे रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ स्पेसिफिक लार्ज एरिया, मतलब आपने एक टारगेट एरिया लिया हुआ है तो ज़्यादा एरिया है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। सैम्पलिंग प्रोसीजर आपका कौन सा है, कंटिन्यूस है, कंपोजिट है या बैच सैम्पलिंग है, कौन सी सैम्पलिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। कितना टाइम आप एनालिसिस को दे सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ये बात लास्ट वाली बेटे याद रखनी है कि हर सैंपल को डुप्लीकेट लेना है, जिस लोकेशन से भी लेना है 2 बार लेना है ताकि आप डबल कंफर्म कर सकें, डबल चेक कर सकें किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। कंटेनर कौन सा यूज करना है, प्लास्टिक और ग्लास बोतल कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। इन प्लास्टिक, ग्लास या टेफलॉन बोतल यूज करते हैं, जिस तरह का एनालाइट हमने डिटरमिन करना है। इन सम इंस्टांसेस इट मे बी नेसेसरी टू कलेक्ट सैंपल इन सेवरल डिफरेंट बॉटल, बाज़ का तो हम एक ही बॉटल में लिया और एनालाइज कर लिया, बाज़ का हमें 2 बॉटल्स में या 3 में लेना पड़ता है। एग्जाम्पल देखें,
एनालिसिस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्स सेपरेट बॉटल्स। उसके लिए आपको सेपरेट बॉटल चाहिए। वजह क्या है? वी ऐड एडिटिव इन सम सैंपल्स, बाद हम सैंपल में एडिटिव ऐड करते हैं स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए, स्पेसिफिक एनालाइट को डिटरमिन करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बॉटल में सैंपल लेके उसमें अपना प्रिजर्वेटिव या एडिटिव उसमें डाल देते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के केस में हम यही करते हैं, ठीक है, कि हम उसमें एडिटिव डाला होता है। तो इसलिए जब आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का करना है तो उसके लिए सेपरेट बोतल यूज कर लेंगे। लोकेशन ऑफ सैम्पलिंग, कहाँ से सैंपल लेना है। फॉर टेकिंग अ नंबर ऑफ सैंपल रेगुलरली फ्रॉम वन लोकेशन यू शुड कंसीडर, अगर आप एक ही जगह से डिफरेंट टाइम पे लेना चाह रहे हैं सैंपल, तो आपके जहन में होना चाहिए कि वो प्लेस असेसेबल हो, मतलब आप इजीली वहाँ से सैम्पलिंग ले सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि हमने सैंपल कलेक्ट करना है, तो हम कहाँ करते हैं, हम कहते हैं जब सारा फिनिशिंग होने के बाद जब ये डिस्चार्ज कर रहे हैं पानी को वेस्ट वाटर में, वहाँ से सैंपल ले लें। तो वो तो ईजी है, उसमें आप बैच प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं लेक्स में, देन वी कंसीडर ईज ऑफ एसेस, वहाँ हमें फिर ये देखना पड़ता है कि जहाँ से हम आसानी से सैंपल ले सकें। सरफेस वाटर सैम्पलिंग, अब इसमें पहला हमारे पास है कि अगर हमने सरफेस वाटर की सैम्पलिंग करनी है, ईजी एंड रिक्वायर लिटिल एफर्ट या सफोकेशन इन सैम्पलिंग ऑपरेटर्स। तो इसमें हमें जो है वो इतनी कोई टीडियस जॉब नहीं करनी पड़ती, हम बॉटल से या बकेट से आराम से सफिशिएंट क्वांटिटी में सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द बेस्ट लोकेशन टू कलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर आप सरफेस से लेंगे ना, तो उसमें हो सकता है कुछ और पोल्यूटेंट्स भी ऐड अप हुए हो, तो वो आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं देगा, पूरी कंपोजिशन एक्यूरेट नहीं दे रहा होगा। इसलिए सरफेस से सैंपलिंग को अवॉइड करें। रीजन क्या है? कंटेमिनेशन बाय द पोल्यूटेंट, सरफेस पोल्यूटेंट उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल रहा। इंसर्ट द बॉटल अपसाइड डाउन, के बॉटल का लिड वाली साइड जो है उससे उसको अपसाइड डाउन वर्ड आप प्रेस करें, एंड इनवर्ट टू फिल इट, देन उल्टी करके फिल कर लें। फ्रॉम बिलो सरफेस, ऊपर से आप वैसे ही गुजर के नीचे से जो है उसको फिल करें, टू अवॉइड सरफेस पोल्यूटेंट, ताकि आप क्या करें, सरफेस पोल्यूटेंट्स को अवॉइड कर सकें। सैम्पलिंग फ्रॉम डेप्थ, अब आपने डेप्थ से सैम्पलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है? कलेक्टिंग सैंपल्स एट द डेप्थ रिक्वायर्स स्पेशल कलेक्टर्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन सैम्पलर इज वैन डॉर्न सैम्पलर, ये उसकी बेटे डायग्राम्स दी हुई हैं दोनों। अदर जो है एग्जांपल रटनर है, रटनर की भी दी हुई है, कैमरर है, ये उसकी दी हुई है। इसके अलावा डिजार्ट होता है, वेलास होता है या वॉट होता है जो यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सारों को तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वैन डॉर्न सैम्पलर। द सैम्पलर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ये आपका बेटे सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, पीवीसी का ये बना हुआ है, एंड टू रबर वॉल, ये दो वॉल्व हैं दोनों साइडों पे, दोनों एंड्स पे। दीज वॉल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ रबर ट्यूब, ये दोनों आपने इंटरकनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। इनको इंटरकनेक्ट किससे किया हुआ है? रबर ट्यूब से। दे ऑल्सो हैव अ स्ट्रिंग अटैच टू देम, यहाँ से इनको स्ट्रिंग अटैच की हुई है, और ये स्ट्रिंग ऊपर एक मैसेंजर के साथ अटैच होती है, ठीक है जी। ये रबर बैंड है इनका। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। प्रायर टू इमर्जन इन वाटर द टू वॉल्स आर पुल्ड आउट, इनको ठीक है खींचते हैं बाहर की तरफ, एंड द स्ट्रिंग्स आर अटैच टू अ लॉक फिटेड आउटसाइड द सिलेंडर। ये बेटे जब सैम्पलिंग हो रही है, ये जब गिरा हुआ है, ये तो उस पोजीशन की है ना, तो ये पुल्ड इन है, आउट बाहर की तरफ होना चाहिए ये। यानी ये जो प्रीवियस डायग्राम में ये देखिए, ये जो है ना, ये वॉल्व है, ये साइड्स पे होने चाहिए इनकी। पुल्ड आउट एंड द स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ लॉक फिटेड आउटसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे बेटे ये लॉक लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ लॉक लगा हुआ है, तो होगा क्या? द सिलेंडर ओपन्स एट बोथ एंड्स इज लोअर्ड, जब दोनों एंड खुले होंगे तो इसको आप लोअर करेंगे टू द डिजायर्ड डेप्थ। इसकी जो रस्सी है ना ये वाली, इसको रस्सी के जरिए हमने लटकाना है बेटे। ये रस्सी ग्रेजुएटेड होती है, मतलब ग्रेजुएटेड इस पर लेबलिंग हुई है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट या 7, आप कह लें कि 1 इंच टेप लगा हुआ है जो आपको डेप्थ भी बता रहा है। मेटेलिक मैसेंजर इज रिलीज्ड अलोंग द रोप, ठीक है। वो यहाँ पे भी आपको बताया है कि ये मैसेंजर होता है, इसको भी साथ साथ रस्सी के आपने
छोड़ना होता है। द सैम्पलर द मैसेंजर स्ट्राइक्स द लॉक एंड रिलीजेस द 2 रबर वॉल्स। जब हम रिक्वायर्ड डेप्थ पे पहुंच जाते हैं तो ये जो मैसेंजर है ये जाके लॉक को स्ट्राइक करता है और रबर वॉल्स को क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। द सैम्पलर इज देन पुल्ड आउट। जब ये क्लोज होगा तो इसके अंदर वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर सैंपल आ जाएगा, ठीक है, पानी इसके अंदर भर जाएगा और देन जो है वो हम इसको क्या करेंगे, खींच लेंगे पानी से बाहर एंड द सैंपल ट्रांसफर टू द बॉटल फॉर स्टोरेज, और बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू टेक सैंपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। आप डिफरेंट डेप्थ से भी सैंपल इसके ज़रिए ले सकते हैं क्योंकि आप डेप्थ चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए। ये बेटे दिखाया हुआ है, ये देखें रस्सी भी दिखाई हुई है, ये एक्चुअल डायग्राम है इसकी। ये जाहिर है जब आपने रिवर लेक में लेना है तो आप बोट के ज़रिए इसको फेंकेंगे, जब ये भर जाएगा तो देन इसको निकाल लेंगे। अगर आपने वर्किंग इसकी देखनी है फर्दर, यूट्यूब पे एक लेक्चर है पूरा इसकी वर्किंग का, ये क्लिक करेंगे लिंक तो आप उसको देख सकते हैं। देन आपने स्टोरेज का ये बेटे हमने स्लाइड लास्ट टाइम भी पढ़ी हुई है कि आपने किस तरह का एनालाइट एनालाइज करना है, कौन सी बॉटल प्लास्टिक की यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेटिव कोई नहीं डालेंगे, 2 वीक्स तक आप जो है वो कर सकते हैं। अगर अमोनिया करनी है, अगेन प्लास्टिक बॉटल है लेकिन आप प्रिजर्वेटिव डालेंगे, 4 वीक्स तक एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इसी तरह BOD के लिए आप प्लास्टिक या फिर जो है वो आप पायरेक्स ग्लास की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव कोई नहीं चाहिए, और आप जो है 2 वीक्स तक एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह COD के लिए बेटे, तो ये डिफरेंट एनालाइट्स को जो आपने मेजर करना है उनके लिए कौन सी स्टोरेज बॉटल यूज़ करनी है, क्या pH होगी, प्रिजर्वेटिव डालना है नहीं डालना है, कितने टाइम तक आप उनके एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।